अगर आप बहुत अच्छे तरीके से जावा सीख रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस कीवर्ड से आपका पाला जरूर पड़ा होगा, जिसे हम कहते हैं दिस। और अगर नहीं पड़ा तो पक्का पड़ जाएगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस कीवर्ड की आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे A to Z सब कुछ दिस कीवर्ड के बारे में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है और कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज दिस कीवर्ड? और इस दिस कीवर्ड को बताने के लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको एक एग्जाम्पल पर, और विद मेमोरी डायग्राम हम इसे बिल्कुल जीरो लेवल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक क्लास X बनाई, बिल्कुल सिंपल सी, जिसमें बस दो वेरिएबल हैं A और B। और यहां पर है क्लास टेस्ट, जिसके मेन मेथड में मैंने क्या किया, ये X का ऑब्जेक्ट बनाया और इसे इस रेफरेंस वेरिएबल OB में स्टोर कर दिया। इसके बाद मैंने इन दोनों वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब मेमोरी पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करते हैं कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, कौन से वाला, जो मेन के अंदर दिया गया है, तो क्या क्या होगा। लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई मेन के अंदर, तो इस लाइन में भी दो पार्ट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट हैंड साइड का या राइट हैंड साइड का? देखिए, सबसे पहले ये राइट हैंड साइड का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। इससे क्या होगा, चलिए मेमोरी में चलते हैं। देखिए, जावा के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है। कितने तरह की? दो तरह की। वन इज स्टैक, अनदर इज हीप। ठीक है, तो इस वाले स्टेटमेंट का फर्क कहां पड़ेगा, स्टैक मेमोरी में या हीप मेमोरी में? देखिए, जब भी कोई चीज आप न्यू से क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब उसका इंपैक्ट हीप मेमोरी पे पड़ेगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या, हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीजें जाएंगी जो आपने इस क्लास के अंदर बताया होगा, जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है। आपने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, X का। तो X क्लास के अंदर यहां से यहां तक जो भी कुछ गिवन है वो सारा इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। यानी अभी तक A और B एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एक्चुअल में ये A और B तब बनेंगे, और कहां बनेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहां पर A और B दो वेरिएबल बनाते हैं हम। तो यहां पर हमने बना दिए दो वेरिएबल A एंड B। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, मेमोरी में इसका एक बिट पैटर्न भी होगा, से 1001। बिट पैटर्न का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रेफर किया जा सकता है, किस तरीके से गेट किया जा सकता है। तो अगर आपके पास बिट पैटर्न है तो आप इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इतना काम हो जाएगा जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। एक काम और होगा, क्योंकि जो इंस्टांस वेरिएबल है, इंस्टांस वेरिएबल यानी जो इंस्टांस के अंदर जाएंगे, इंस्टांस मतलब ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जाते हैं वेरिएबल, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे इंट है तो 0 होगी, फ्लोट है तो 0.0 होगी, बुलियन होगा तो फॉल्स होगा। तो अभी इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 तो वो भी मेंशन कर देते हैं यहां पे। अब यानी इस स्टेटमेंट से इतना काम हो गया। अब क्या किया, अब जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो किसे असाइन होती है, लेफ्ट हैंड साइड को असाइन होती है। यानी ये ऑब्जेक्ट किसे असाइन हो जाएगा, OB को। अच्छा, ये OB भी एक वेरिएबल है ना, X इसका टाइप है। तो जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, जो न्यू से नहीं क्रिएट हुए, वो कहां बनेंगे, वो हमारे स्टैक मेमोरी में बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि OB नाम का यहां पर एक वेरिएबल बनेगा, इसके पास भी एक बॉक्स होगा। इस बॉक्स में क्या स्टोर होगा, यानी OB में क्या स्टोर होगा, राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है। यानी ये ऑब्जेक्ट किसे असाइन हो जाएगा, OB को। अगर मेमोरी की बात करें तो ये वाला ऑब्जेक्ट किसे असाइन हो जाएगा, OB को। जब मैं ये कहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट OB को असाइन हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा उठेगा और इसमें चला जाएगा। नो,
इसका सिर्फ बिट पैटर्न जाकर के यहां पर स्टोर होता है। तो यानी यहां पर ये बिट पैटर्न आ जाएगा 1001। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OB है ये इस बिट पैटर्न को होल्ड कर रहा है, यानी इस OB के हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का काम फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। प्रिंट कराना है OB.A। अब देखिए OB ये है, इसका A कितना है 0, तो ये प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे 0। और अगर आपने लिखा OB.B तो OB का B कितना है 0, यानी ये भी प्रिंट करेगा 0। तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर मुझे यहां से मान लीजिए वैल्यू पास करनी है, मैंने लिख दिया यहां पे 2,3। ठीक है, अब क्या होगा? अगर आपने इस प्रोग्राम को अभी कंपाइल किया सेव करने के बाद, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि जब तक आपने ये नहीं लिखा था तो यहां पर क्या कॉल होते हैं? कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। और कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो कंपाइलर खुद दे देता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कंस्ट्रक्टर वाली क्लास में पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अभी ऐसे ही काम चल सकता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 और 3। लेकिन अगर आप कुछ वैल्यू पास करेंगे तो आपको यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्टर कैसा होना चाहिए? जो 2 इंटीजर वैल्यू लेगा। तो यहां पर एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। अब देखिए यहां पर आप 2 इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो इन वैल्यू को स्टोर करेगा। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये 2 भी यहां से जाएगा। कहां पर? यहां पर। अगर ये 2 जाएगा तो यहां पर एक वेरिएबल चाहिए जो इस 2 को स्टोर कर सके। तो मैंने ले लिया int C। क्यों लिया int? क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर टाइप की ही आ रही है। तो ये 2 जाकर के किस में स्टोर हो जाएगा? C में। और ये 3 भी जाएगा, तो 3 को स्टोर कराने के लिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जिसका नाम रख दिया D। ठीक है, तो अब ये 2 C में गया, 3 D में गया। अब क्या करें? अब मैं चाहता हूं ये जो 2 और 3 है ये वैल्यू असाइन हो जाए A और B को, ताकि जब मैं प्रिंट करूं तो ये वाली वैल्यू प्रिंट करे, ये A की और ये B की। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे यहां पर बताना पड़ेगा कि ये जो C में जो वैल्यू आई है वो किसे असाइन हो जाए? A को। और ये जो वेरिएबल है ये आपके पूरी क्लास के अंदर अवेलेबल होंगे। लेकिन ये जो C और D वेरिएबल है ये आपके लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब है इनकी जो वैल्यू रहेगी बस वो यहां से लेकर के यहां तक रहेगी, इससे बाहर C और D एक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन A और B पूरी क्लास में कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं? मैंने C की वैल्यू असाइन करनी है A को, तो हमें पता है राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को साइड होती है, तो मैं लिखूंगा A इक्वल टू C, ताकि C की वैल्यू किसे असाइन हो जाए? A को। और क्या करना है? D की असाइन करनी है B को, तो मैं यहां पे लिख देता हूं B इक्वल टू D। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, क्योंकि जब अब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर भी इसी के अंदर आएगा। हालांकि कंस्ट्रक्टर और मेथड ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाते हैं, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये मान सकते हैं कि ये यहीं पर है। तो अभी मैं यहीं पे मानूंगा इन्हें, और मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूं। तो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट बना ये। ठीक है, लेकिन अब देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर मैं मेमोरी में बात करूं तो ये 2 जाकर के स्टोर होगा इस C में, और ये 3 जाकर के स्टोर होगा इस D में। हमने असाइन कर दिया C की वैल्यू A में और D की वैल्यू B में, यानी यहां पर A में आ जाएगा कितना? 2, और B में कितना आ जाएगा? 3। तो अगर अब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो OB.A कितना प्रिंट करेगा? 2, और OB.B कितना प्रिंट करेगा? 3। यहां तक सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए
मैं इस सी और डी की जगह इसका नाम रख देता हूं ए और इसका नाम रख देता हूं बी। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा a इक्वल टू ए और b इक्वल टू बी। ठीक है, अब बताइए अब क्या आउटपुट आएगा इसका। मैं थोड़ी देर के लिए ये मेमोरी डायग्राम क्लियर कर देता हूं। बताइए क्या आउटपुट आएगा। अपना मेमोरी डायग्राम खुद बनाइए और बताइए। देखिए यहां पर आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और अपनी कॉपी पर मेमोरी डायग्राम बनाना चाहिए और जज करके देखना चाहिए क्या आउटपुट आएगा। और अगर आप कर चुके हैं तो गुड है, आगे बढ़ते हैं। फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड का एग्जीक्यूट होगा या लेफ्ट हैंड साइड का? ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड का एग्जीक्यूट होगा, यानी ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा? ऑब्जेक्ट में एक ए होगा, एक बी होगा और ये कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर ए और बी की वैल्यू लेगा। अब देखिए ये जो 2 है ये कहां जाकर स्टोर हुआ? इस ए में। और ये जो 3 है ये कहां जाकर के स्टोर हुआ? इस बी में। ठीक है, अब ए की वैल्यू ए को असाइन कर रहे हैं, तो ये कौन सी ए की वैल्यू किस ए को असाइन करेगा? क्योंकि यहां पर इसे पता ही नहीं लगेगा कि लोकल ए कौन सा है और इंस्टांस वाला ए कौन सा है, क्योंकि दोनों का नाम ए है। ठीक है, तो ये कंपाइलेशन एरर तो नहीं देगा, चल जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, जब तक आप इसे आइडेंटिफाई करके नहीं बताएंगे कि इंस्टांस वेरिएबल वाला ए है या लोकल वाला ए है, तो ये हमेशा लोकल वेरिएबल को ही प्रेफरेंस देगा। यानी लोकल की वैल्यू लोकल को ही असाइन कर दी, यानी इस ए की वैल्यू यानी इस ए की वैल्यू इसी ए को असाइन कर दी, इस बी की वैल्यू इसी बी को असाइन कर दी। ये ए और बी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 0। अगर इनमें कोई चेंज नहीं हुआ तो इसमें क्या रह गया? 0 0 रह गया। और जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? 0 0। तो अब कैसे बताएं? कैसे बताएं कि ये जो लोकल वाला ए है ये इस ऑब्जेक्ट के ए को असाइन कर दो? बताइए कैसे बता सकते हैं? सोचिए थोड़ी देर, वीडियो को पॉज कीजिए, माइंड की एक्सरसाइज कीजिए और बताइए। देखिए अगर मैंने यहां पर लिखा ob.a इक्वल टू ए, लिख सकता हूं क्या? सोच के बताओ। क्योंकि अभी देखो मैंने इस स्टेटमेंट से क्या बताया था, इस स्टेटमेंट से तो अभी ऑब्जेक्ट बनने ही लग रहा है। जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसका बिट पैटर्न आएगा, तो ये ओबी को असाइन होगा। अभी तो ऑब्जेक्ट बना भी नहीं है पूरा, जब ये बन जाएगा उसके बाद ओबी को असाइन होगा। अभी तो हम ऑब्जेक्ट बनाने ही लग रहे हैं, तो इसके अंदर ओबी को मैं कैसे यूज कर सकता हूं? इसे तो अभी ओबी का पता ही नहीं है कि ओबी नाम की कोई चीज भी है, तो मैं कैसे बताऊं कि ये जो लोकल वाला ए है ये इसी ऑब्जेक्ट के इस ए को असाइन हो जाए? तो ऐसे केस में जब आपको पता है मैं इस ए को ओबी से भी रेफर नहीं कर सकता और दोनों का नाम सेम है, तो इस इंस्टांस वाले वेरिएबल को रेफर करने के लिए आप यूज करेंगे दिस। क्या यूज करेंगे? दिस। दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट, दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा क्या? दिस डॉट ए। और ऐसे ही यहां पर भी लिखना पड़ेगा दिस डॉट बी। अब इसे पता लग जाएगा कि ये वाला ए लोकल है, इसे किसे असाइन करना है? दिस डॉट ए। दिस डॉट ए मतलब इंस्टांस वाला ए, यानी अब यहां पर जाकर के स्टोर होगा 2 और यहां पर स्टोर होगा 3। तो क्लियर हुआ? यानी जब आप इसी ऑब्जेक्ट के अंदर इसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को रेफर करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे दिस। अगर वेरिएबल नेम अलग अलग होते तब आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वेरिएबल के नेम सेम है तो आपको दिस का यूज करना पड़ेगा। और रियल प्रैक्टिस में जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो यही कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं। लोकल वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल के नेम हम सेम ही रखते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ जब मैंने आपको दिस का यूज बताया। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं। अभी तक हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर के केस में दिस किस तरीके से यूज किया जाता है।
ऐसा ही आप मेथड के साथ भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एक मेथड का। मान लीजिए मैंने इसे मेथड बना दिया, इसे साइज में छोटा कर देता हूं मैं और इसे यहां से बड़ा कर देते हैं ताकि ये पूरा दिख जाए। यहां पर मैंने शो मेथड बनाया और यहां पर भी मैं इसी तरीके से वैल्यू ले सकता हूं ए और बी में, लेकिन अगर आप यहां पर सिंपल ऐसे लिख देंगे ए एंड बी और यहां पर आप मेथड को कॉल कर देते हैं ओबी का शो मेथड, यहां पे पास कर देंगे 2,3। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर वाला नहीं है तो यहां से हटा देते हैं, और अगर पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इसका मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर प्रोवाइड करेगा। अब जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एक ऑब्जेक्ट बनेगा हीप मेमोरी में, और इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या जाएगा, वो सारी चीजें जो क्लास के अंदर डिफाइन की होगी। क्योंकि अब कंस्ट्रक्टर नहीं है, अब 2 वेरिएबल और मेथड है, तो वही यहां पर जाएंगे। तो इसे मैं चेंज कर देता हूं। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पर मैंने ये पब्लिक शॉर्ट में लिखा है पी क्योंकि स्पेस कम था, ऐसे यहां पर इंट नहीं लिखा क्योंकि स्पेस कम था। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये हीप मेमोरी में क्रिएट हो चुका होगा। इसके बाद राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड को असाइन होती है, तो ओबी में क्या गया होगा, ये ऑब्जेक्ट खुद नहीं, इसका सिर्फ बिट पैटर्न यहां पर जाकर के स्टोर हुआ होगा। इसके बाद हमने कॉल किया ओबी डॉट शो, यानी ओबी का शो मेथड कॉल हुआ, तो 2 जाकर के इसमें स्टोर होगा और 3 जाकर के इस बी में स्टोर होगा। और यहां पर हमने लिख दिया a इक्वल टू ए एंड b इक्वल टू बी। उसी तरीके से यहां पर ये डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा कि कौन सा a किस a को असाइन करना है। ये इस समय लोकल a को ही समझेगा, सिर्फ इंस्टांस वेरिएबल को ये यहां पर यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल को यहां पर प्रेफरेंस देगा। इस कॉन्सेप्ट को शैडोइंग भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक तरीके से जो इंस्टांस वेरिएबल है उन्हें शैडो कर दे रहा है, उन्हें हाइड कर दे रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को शैडोइंग भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप असाइन करना चाहते हैं इन ए और बी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्लास के अंदर चेंज करना पड़ेगा और यहां पर लिखना पड़ेगा दिस डॉट ए और यहां पर दिस डॉट बी, इस तरीके से। अब जैसे ही आप यहां पर लिखेंगे तो अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, दिस। तो यहां पर जब दिस डॉट ए आएगा, दिस डॉट बी आएगा, तो ये वैल्यू जो यहां पर आई होगी यानी 2 एंड 3, वो दिस डॉट ए यानी यहां पर असाइन हो जाएगा अब 2 और यहां पर असाइन हो जाएगा 3। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि अगर इस मेथड को कॉल करने से पहले आपने ओबी डॉट ए ओबी डॉट बी यहां पर प्रिंट कराया तो यहां पर ये 0 0 प्रिंट करेगा, और अगर इसे कॉल करने के बाद में प्रिंट कराया तो ये वैल्यू क्योंकि जा चुकी है 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 प्रिंट करेगा। तो ये दूसरा आपने जगह देखी जहां पर आप दिस का यूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।